ये दो जो चैप्टर हम कर रहे हैं ना, कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन, अकेले ही 50 नंबर के आते हैं। तो पहले ये, फिर उसके बाद इंडेस, और फिर लास्ट में थ्योरी। थ्योरी भी करके जाना है, थ्योरी ही बचाती है एग्जाम में। 28 नंबर की थ्योरी आएगी। कोई भी जैसा कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन नहीं आ रहा, कंसोलिडेशन का नहीं आ रहा, टाइम भी नहीं है, तो थ्योरी अटेम्प्ट कर दो। 28 नंबर की थ्योरी, कम से कम 20 नंबर तो मिलेंगे ही मिलेंगे। चलो, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन। बिजनेस कॉम्बिनेशन एक बड़ा वर्ड है, इसके अंदर एब्जॉर्प्शन, एक्सटर्नल सब कुछ आता है ना। अब समझेंगे बिजनेस कॉम्बिनेशन होता क्या है। देखिए, अभी तक हमने ये देखा था कि अगर बिजनेस को लॉस हो रहा है तो इंटरनली खुद को क्या करेगा, रिवाइव कर रहा है। अब बात करते हैं कि बिजनेस को चाहे लॉस नहीं भी हो रहा तो भी हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके चलते हैं। आपने AS 14 पढ़ा होगा, अमालगमेशन का AS होता है 14। देखो, फाइनल में हमें AS पढ़ने ही नहीं है, हमें पढ़ने हैं इंडेस। AS और इंडेस के बीच का डिफरेंस ये है कि इंडेस हमें ब्रॉड क्लैरिटी देते हैं हर चीज की। अगर AS ने कोई चीज बोली है तो वो वहीं तक सीमित है, इंडेस क्या बोलेगा, उसको ब्रॉड कॉन्सेप्ट में बोलेगा, प्रैक्टिकल लाइफ से इंप्लीकेट करके बोलेगा। तो इसीलिए अभी जो इफेक्ट है वो क्या है हमारे पास, इंडेस है। जैसे कि AS 2 में लिखा हुआ है कि कॉस्ट एंड आरबी विच एवर इज लोअर पे हमें इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करना है। इंडेस 2 में ये बात लिखी हुई है, लेकिन वहां हर एक बिजनेस के हिसाब से लिखी हुई है। कभी कभी ये रूल गलत भी हो जाता है, ये भी लिखा हुआ है। मतलब हार्ड एंड फास्ट ऐसा रूल नहीं है, थोड़ी सी जो एप्लीकेबिलिटी है ना उसको थोड़ा लूज कर दिया है। थोड़े से इंडेस क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, रियल लाइफ में कंपनी कैसे अकाउंटिंग करती है वो हमें बताएंगे इंडेस, कि एक्चुअल में अकाउंटिंग ऐसे होती है। ठीक है, तो अब एकदम एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं कि मान लेते हैं ये है मोहन। मोहन एक व्यक्ति है जिसकी खुद की एक कंपनी है। मोहन ने रिलायंस को खरीद लिया। अच्छा, रिलायंस से पहले रिलायंस ने, मान लेते हैं रिलायंस के कितने शेयर है मार्केट में, इसके टोटल शेयर है 1000, मतलब इतनी ही कैपिटल है इनकी। मोहन ने इस कंपनी के 100 शेयर खरीद लिए हैं। 100 शेयर खरीदे मतलब कितने परसेंट होल्डिंग आ गई, 10%। तो मैं ये थोड़ी बोलूंगी कि मैं मालिक हूं इसकी, नहीं। ऐसे तो एक दो शेयर खरीद के हर कोई मालिक बन जाएगा। तो मोहन ने रिलायंस में सिर्फ क्या किया है, इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, मोहन की खुद की एक कंपनी है, वो क्या बनाएगा, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा, मतलब खुद के अकेले के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा। और सिर्फ अकेले के बनाएगा क्योंकि वहां इसके पास ओनरशिप नहीं आई है, भाई इसकी खुद की कंपनी नहीं है ये, इसने सिर्फ क्या करा है, इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, मान लेते हैं मोहन ने 20% किया तो भी इन्वेस्टमेंट ही है, लेकिन अब उसने 50% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया है, ग्रेटर देन 50% या 50%। अब क्या आ गई, ओनरशिप आ गई है। पहले चैप्टर का बेस समझो कि कहां पर बिजनेस कॉम्बिनेशन लगेगा। तो यहाँ पर क्या आ गई, हमारे पास ओनरशिप आ गई। दैट मीन्स ऐसा समझो कि आपने BMW खरीदी है। तो जैसे ही हम BMW खरीदेंगे, अच्छा हम क्यों खरीद रहे हैं, हम ये चाहते हैं मार्केट में हमारा रुतबा बढ़ जाए, हमारी इज्जत, हमारी गुडविल बढ़ जाए, हमारी वेल्थ दिखने लगे। अच्छा, खरीद के किसी को बताओगे नहीं, ऐसा तो होता ही नहीं है। हम तो स्टेटस भी डालेंगे कि भाई हमने BMW खरीदी है। दैट मीन्स हम ये चाहते हैं कि लोगों को पता चले भाई मेरे पास इतना पैसा है, मैंने BMW खरीद लिया है। दैट मीन्स शो ऑफ करना। तो सेम मोहन के पास इतना पैसा है, उसने 50% से ज्यादा शेयर रिलायंस के खरीद लिए। मान लेते हैं 60% शेयर खरीद लिए, 600 शेयर खरीद लिए। तो मोहन जो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा वो तो अलग चल रहे हैं, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन अब वो क्या बनाएगा, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाएगा। अकेले मोहन की नेटवर्थ मान लेते हैं 100 करोड़ है, रिलायंस के साथ मिलकर हो गई 700 करोड़। भाई दिखाएगा नहीं क्या, बिल्कुल दिखाएगा। अब कब कब दिखाएगा, डे 1 पे दिखाएगा। जिस दिन उसने ओनरशिप एक्वायर की उस दिन दिखाएगा। तब लगता है हमारा बिजनेस कॉम्बिनेशन का इंड AS 109 एट एक्विजिशन डेट। जिस दिन हमने एक्वायर करा उस दिन, जिस दिन हमने BMW शोरूम से निकाली उसी दिन स्टेटस डाल दिया कि हमने गाड़ी खरीद ली। अब पहले दिन दिखा दिया, अभी मोहन रुकेगा नहीं। देखो, अगर आप डेली स्टेटस डालोगे लोग पागल समझेंगे आपको। तो हम क्या है, टाइम टाइम पे याद दिलाएंगे लोगों को कि भाई हमारे पास क्या है,
BMW है। साल के अंत में मोहन फिर से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट ईयर एंड। लोगों को याद दिलाने के लिए कि भूल मत जाना कि मैं इतना पैसे वाला हूं, मेरे पास रिलायंस के 60% क्या है, शेयर है। तो जब एट एंड बनाते हैं तो इंडेस लगता है 1110। ये है अपना नेक्स्ट चैप्टर कंसोलिडेटेड, ये हमारा करंट चैप्टर बिजनेस कॉम्बिनेशन। समझे? तो जब भी हम किसी कंपनी में ओनरशिप एक्वायर करते हैं, अगर वो 50% से ज्यादा है तो उसको बोलेंगे एक्विजिशन। एक्विजिशन डे 1 वाले दिन जो अकाउंटिंग होगी वो होगी इंड एस 109 के अकॉर्डिंग, और एंड ऑफ ईयर पे होगी वो होगी 1110। मतलब मोहन दो टाइप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा, खुद के अकेले अलग और रिलायंस के साथ मिलके अलग। इसका इंडेस अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आएगा रिवर्स एक्विजिशन, मर्जर, डीमर्जर, वो सब में थोड़े थोड़े अलग अलग ये लगाए जाएंगे। ठीक है, चलो नोट करो सबसे पहला कॉन्सेप्ट। Concept number 1. If a company investor, कंपनी कौन है यहाँ पर, इन्वेस्टर है, इन्वेस्ट इन्वेस्ट करने वाले को बोलते हैं इन्वेस्टर, वो जिस कंपनी में इन्वेस्ट करता है उसको बोलते हैं इन्वेस्टी। ठीक है, 4 इससे करना है इसके। लेस देन 20%, अगर 20% कम है तो ये क्या माना जाएगा, इट इज अ नॉर्मल इन्वेस्टमेंट। इसको हम मानते हैं नॉर्मल इन्वेस्टमेंट। जो भी इन्वेस्टर कंपनी होगी विल अकाउंट इट एज पर, अगर हम एएस फॉलो करते ना तो लगेगा 13 इन्वेस्टमेंट का, यहाँ पे फॉलो करना है हमें एएस 109, और सिर्फ क्या बनाएगा, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओनली। एसएफएस का मतलब है सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अगर लेस देन 20% है तो सिर्फ ये एक नॉर्मल इन्वेस्टमेंट है, जहां पर इन्वेस्टर जो कंपनी है वो इंडेक्स 109 के हिसाब से क्या करेगी, अकाउंटिंग करेगी। अभी इंडेक्स 109 क्या है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का एएस है, ये भी तुम्हारे सिलेबस में है, जब इंडेक्स पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे इसको। लेकिन अगर आपकी 20% और मोर, अच्छा 20% से ज्यादा ओनरशिप और 50 से कम, कौन सी कंपनी होती है, एसोसिएट, बट लेस देन 50%, जिस कंपनी में हमने इन्वेस्टमेंट किया है, मतलब इन्वेस्टी कंपनी, तो वो जो इन्वेस्टी कंपनी क्या बन जाएगी हमारी, एसोसिएट बन जाएगी, बिकम्स अवर एसोसिएट। क्या हो गया, बिकम्स अवर एसोसिएट। तो यहां पर इन्वेस्टर कंपनी हैज टू प्रिपेयर 2 types of financial statement, that is separate financial statement and consolidated financial statement. In separate financial statement, investor company will account it as per
इंड एस 27। अभी ऐसा लगेगा कितने सारे इंडेस हैं, पर नाम याद करने जरूरी है इनके। सीधा एमसीक्यू मोड के आता है कि एसएफएस का कौन सा इंडेस है, इंडेस 27, 2 नंबर फ्री के हैं। और इन्वेस्ट इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, investor company will account it as per Ind AS 28। वन जीरो नाइन के हिसाब से। इसका मतलब जब भी एसोसिएट की अकाउंटिंग होगी उसके लिए इंड एस कौन सा लगेगा, 27 और 28। और अगर सिंपल इन्वेस्टमेंट है 20% से कम तो लगेगा इंड एस 109। उसको सिर्फ एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मान के अकाउंटिंग करेगी, बात एक ही है, पर अब अलग इंड एस ने लिख दिया है। आप देखोगे दोनों में सेम टाइप से अकाउंटिंग होगी, कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन अलग अलग बात हो गई है, अलग अलग इंड एस ने बोला है बस। 27 ने बोला है कि एसोसिएट में अकाउंटिंग ऐसे होगी, और 28 बोलेगा एसोसिएट में कंसोलिडेटेड में अकाउंटिंग ऐसे होगी, नाम अलग अलग है बस, ठीक है। अब आते हैं मोर देन 50%। मोर देन 50%। अच्छा, 50% से ज्यादा जब हमारी जो भी ओनरशिप होती है तो हम क्या बन जाते हैं, इन्वेस्टिंग कंपनी हमारी कौन बन जाती है, सब्सिडरी, बिकम्स अवर सब्सिडरी। सब्सिडरी का मतलब क्या है, हमारा क्या हो गया, उस पर कंट्रोल हो गया है, वी हैव कंट्रोल ओवर इट। और इसी को बोलते हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन। बिजनेस एक्विजिशन लिखना, कॉम्बिनेशन नहीं, इट इज कॉल्ड बिजनेस एक्विजिशन। यहां इन्वेस्टर कंपनी हैज टू प्रिपेयर, यहां पर भी कितना अकाउंट बनाएगा, इन्वेस्टर कंपनी दो टाइप के अकाउंट बनाएगा, टू टाइप ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज एक होगा सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एक होगा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 20% से ओनरशिप कम पे लगेगा इंडेस 109 और 20% से ज्यादा पे लगेगा इंडेस 27, सेपरेट के लिए। कंसोलिडेटेड के लिए एसोसिएट में 28 है और सब्सिडरी वाली में 109, अभी हम पढ़ेंगे। चलो इसके भी अब दो हिस्से करो, एक चार्ट से पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा कि कौन कौन से एस लगते हैं आपके। तो इन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वेस्टर कंपनी will account it as per Ind AS 27 in consolidated financial statement। अब कंसोलिडेटेड के दो हिस्से करना, बताओ क्यों। अभी बताया कितनी डेट पर होगा कंसोलिडेशन, दो, एक एक्विजिशन डेट पर और एक साल के अंत में। तो ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन मतलब डे 1, investor company will account it as per Ind AS 103। यही है हमारा मेन चैप्टर।
और ऑन द डेट, ऑन द ईयर एंड लिख लो, ऑन द ईयर एंड। अच्छा, तो डे 1 पे अकाउंटिंग एक बार होगी और साल के अंत में हर साल होती रहेगी। हर साल हम कंसोलिडेटेड बनाएंगे ना, एक्विजिशन डेट पे एक ही बार अकाउंटिंग होती है। तो इन्वेस्टर विल अकाउंट इट एज पर Ind AS 1/110। लास्ट में तो 1010। हाँ, फोर्थ आता है हमारे पास जॉइंट अरेंजमेंट। जॉइंट अरेंजमेंट ये है जॉइंट ऑपरेशन, और एक होता है जॉइंट वेंचर। जॉइंट ऑपरेशन में इन्वेस्टर कंपनी will account it as per Ind AS 111 और सिर्फ क्या बनाएगा, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट या सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसको ऐसे लिख दो 111। जॉइंट वेंचर में इन्वेस्टर कंपनी will account, will have to prepare, will has to prepare कितने टाइप के, सेम 2 टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेपरेट Ind AS 7 और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का Ind AS 28। तो ये है हमारा ओवरव्यू कि कौन से एक्विजिशन पर जब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे कितना परसेंटेज, तो उस पर कितना और कौन सा एएस लगता है। ठीक है, तो अगर लेस देन 20% है तो Ind AS 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का एएस है। 20 से 50 के बीच में कंपनी बन जाती है एसोसिएट, सेपरेट का 27, कंसोलिडेट का 28। मोर देन 50 में कंपनी हो जाती है सब्सिडरी, दैट मींस बिजनेस एक्विजिशन, तो सेपरेट और कंसोलिडेट। सेपरेट बनेगा 27 के हिसाब से और कंसोलिडेट बनेगा किसके हिसाब से, 2 एट डे 1 तो 109 3 और एट ईयर एंड तो 1110। जॉइंट अरेंजमेंट में सेपरेट है 111 से और जॉइंट वेंचर में 2 हैं सेम जो एसोसिएट में थे 27 और 28। तो कितने इंडेक्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 इंडेक्स हो गए। ठीक है, यहाँ हमें जो पढ़ना है ना मेन वो 103 की अकाउंटिंग पढ़नी है। नेक्स्ट चैप्टर में 1110 की अकाउंटिंग पढ़नी है। 27 28 की कोई अकाउंटिंग नहीं होती, बहुत सिंपल है, एक ही बार में तुम्हें समझ में आ जाएगा। चलो हाँ, अकाउंटिंग भी अलग है। जॉइंट अरेंजमेंट में परसेंटेज फिक्स ही नहीं होती, कुछ भी हो सकती है, इसलिए सबकी अकाउंटिंग 28 के हिसाब से होगी। लेकिन अगर 50% से ज्यादा ओनरशिप है ना तो हम उनके सारे एसेट लायबिलिटी ले लेते हैं, लेकिन अगर कम है तो एक होल्डिंग परसेंटेज लेते हैं, दोनों में अंतर होता है। चलो चले आगे, चलो नोट लिखो अब। इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट
in subsidiary. Investor company is also known as parent company, holding company, एक्वायरर कंपनी. तो यहां पर जो हम बार बार एक वर्ड सुनेंगे वो है एक्वायरर. हम किसकी बुक में एंट्री करेंगे? एक्वायरर की बुक में करेंगे. एक नोट नंबर 2 भी लिखो. इन्वेस्टर कंपनी and its subsidiary, associate, comma, joint arrangement are in all together known as group companies. Group companies. अब आता है हमारा, स्टार्ट करते हैं. मीनिंग ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन. मीनिंग ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन. तो लिखो बिजनेस कॉम्बिनेशन. Business combination occurs when a company acquires control over business of other company. Business means an integrated set of activities, an integrated set of activities having following 3 F's. Inputs, process, out. इनपुट क्या होगा? जो भी रिसोर्स लगते हैं आउटपुट जनरेट करने के लिए, है. सिर्फ एग्जांपल ले रही हूँ इनपुट के लिए. पीपीई, कोई भी इनटेंजिबल एसेट, मैन पावर, ये सब क्या है? हमारे इनपुट है. प्रोसेस में क्या आएगा? प्रोडक्शन प्रोसेस, मैनेजमेंट प्रोसेस. दुनिया भर की जितनी भी प्रोसेस बिजनेस में होती है वो प्रोसेस का टाइप है. और आउटपुट में क्या होगा? जिनसे हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं, है ना. तो एबिलिटी टू जनरेट रेवेन्यू, वो कुछ भी हो सकता है. सर्विसेज भी हो सकते हैं, गुड्स भी हो सकते हैं.
अब कंट्रोल बिजनेस में दो तरीके से आता है, तो नोट करो, कंट्रोल ओवर बिजनेस ऑफ अदर कंपनी कैन बी obtained अच्छा, जो कंपनी एक्वायर कर रही है वो है एक्वायरर, और जिसकी असेट एक्वायर कर रही है वो है एक्वायरी कंपनी। तो देखो, बाय एक्वायरिंग नेट असेट्स ऑफ अदर कंपनी, जो भी कंपनी है उसके हम क्या ले रहे हैं, नेट असेट ले रहे हैं। और दूसरा है बाय एक्वायरिंग मोर देन 50% इक्विटी शेयर ऑफ अदर कंपनी। जब हम दूसरी कंपनी के नेट एसेट एक्वायर करते हैं, तो जो दूसरी कंपनी है वो बिजनेस कॉम्बिनेशन वाले दिन क्या हो जाती है, फिर बंद हो जाती है ना, क्योंकि हमने नेट एसेट लिया। नेट एसेट का मतलब असेट्स माइनस लायबिलिटी, सब कुछ ही ले लिया। तो हम अपनी बुक्स में अकाउंटिंग करेंगे कंसोलिडेटेड, और सामने वाले को बंद भी करेंगे। तो यहाँ दो बार अकाउंटिंग होगी, एक बार उसको बंद करने की। बंद कैसे होगी, पार्टनरशिप पढ़िए, याद है वहां पे जब रिटायरमेंट होता था, डिसोल्यूशन होता था, तो डिसोल्यूशन के वक्त एक अकाउंट बनता है, रियलाइजेशन अकाउंट। सेम रियलाइजेशन से हम यहाँ बिजनेस को बंद करेंगे और अपनी बुक्स में बिजनेस को स्टार्ट कर लेंगे। तो इसको हिंदी में लिख लो चाहे, या फिर इंग्लिश में लिख लो। इन दिस केस अदर कंपनी will be wind up after बिजनेस कॉम्बिनेशन। बिजनेस कॉम्बिनेशन होने के बाद दूसरी कंपनी वाइंड अप हो जाती है। अब जब दूसरी कंपनी वाइंड अप हो गई, तो क्या कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि वो पूरी की पूरी क्या है, हमारी है। तो सिर्फ कौन सा ES लगेगा, 3, सिर्फ 103 लगेगा। तो लिखो, इन दिस केस एक्वायरर कंपनी will account for business combination for business combination for business combination in सेपरेट तो बनाएगा ही बनाएगा, only as per Ind AS 103। सेपरेट तो खुद के बनाएगा, और जिस दिन एक्विजिशन हुआ उस दिन 103 लगाएगा, 110 यहां नहीं लगेगा। कहने का मतलब, नो नीड टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेपरेटली, नो नीड टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेपरेटली। इसमें फिर 103 के हिसाब से सारी अकाउंटिंग 103 के हिसाब से होगी अपकमिंग ईयर्स में भी। अपकमिंग ईयर में तो नॉर्मली तो अकाउंटिंग बची 103 का, एक्विजिशन वाले दिन 103 होगी, बाकी अकाउंटिंग नॉर्मल चलती है, सारे ईयर्स फॉलो होते हैं। स्पेसिफिक 103 कब लगता है, जिस दिन एक्विजिशन किया उस दिन लगता है। उसके बाद तो हमारा ही बिजनेस है, नॉर्मल अकाउंटिंग करते जाएंगे, और नॉर्मल मतलब सेपरेट, और सेपरेट लगता है इंडिया 27। लिखो, बाय एक्वायरिंग, सही तो लिख दिया, बाय एक्वायरिंग, दैट इज
मेकिंग अदर कंपनी, यहाँ पे हमारी अदर कंपनी बनेगी अवर सब्सिडरी। In this case, other company will also continue after बिजनेस कॉम्बिनेशन। बिजनेस कॉम्बिनेशन होने के बाद दूसरी कंपनी भी चलती रहेगी जैसे चल रही है, तो सेम वही लाइन आ जाएगी। दो टाइप के अकाउंट बनेंगे, एसएफएस, सीएफएस। एसएफएस का इंडिया 27, सीएफएस का डे 1 पे 103 और एट द एंड ऑफ ईयर 1110। तो छोटा सा ही लिख देती हूँ, सेम लिखा ही है ऊपर। एसएस लगेगा 27, सीएफएस डे 1 लगेगा 3 और एंड ऑफ ईयर पे लगेगा इंडेक्स 1110। इसलिए पहले कॉम्बिनेशन पढ़ाया जाता है जिसकी कंसोलिडेशन आ जाए। एक बार कॉम्बिनेशन अच्छे से आ गया, आधा टाइम लगेगा कंसोलिडेशन पढ़ने में, वो कंसोलिडेशन आधा हम पढ़ेंगे। एक्वायरर कंपनी को सेलिंग कंपनी बोलेंगे या परचेसिंग कंपनी बोलेंगे? एक्वायरर को परचेसिंग होगी, तो एक्वायर कंपनी को हम बोलते हैं परचेसिंग कंपनी। और एक्वायरी को बोलेंगे सेलिंग कंपनी। नेक्स्ट पेज से हेडिंग लिखो अकाउंटिंग। अकाउंटिंग कैसे करते हैं उसके जो स्टेप्स हैं, स्टेप के मतलब अकाउंटिंग के सारे स्टेप्स लिखवा रही हूँ। जैसा क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से हम स्टेप फॉलो करेंगे। बहुत क्वेश्चन में सारे स्टेप नहीं होंगे, स्टेप को स्किप कर देना, लेकिन जैसे ही स्टेप हो जाएंगे आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि अकाउंटिंग होती है ऐसे, पहले ये करना है फिर ये करना है। ठीक है, चलो। अकाउंटिंग फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन। अच्छा, कौन सा मेथड लिखे यहाँ पे हम? इसी को बोलते हैं एक्विजिशन मेथड। कौन सा मेथड? एक्विजिशन मेथड। क्यों बोल रहे हैं इसका एक्विजिशन मेथड? देखो, जब दो हैं सब्सिडरी होल्डिंग तो AS 14 भी लगा है, तो वहां पे होता है अमालगमेशन मेथड। कौन सा? हमारा एक्विजिशन मेथड। तो सारी अकाउंटिंग किसके हिसाब से करेंगे? एक्विजिशन मेथड के हिसाब से करेंगे। लिखो इंड AS 103 प्रोवाइड्स accounting for business combination in consolidated financial statement of कौन सी कंपनी? एक्वायरर कंपनी। कौन सी डेट पर? ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, using following steps. Step number 1, identify the acquirer company. अच्छा, जब हम किसी कंपनी को एक्वायर कर रहे हैं तो इन ल्यू ऑफ एक्विजिशन हम उन्हें क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे। उस पेमेंट को बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। जो भी हम बदले में पैसा दे रहे हैं,
इन फॉर्म ऑफ कैश, इन फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स, इन फॉर्म ऑफ एसेट, वो क्या माना जाता है? परचेज कंसिडरेशन। तो जनरली जो कंपनी परचेज कंसिडरेशन देती है वही कौन होती है? एक्वायरर कंपनी होती है। तो क्वेश्चन में लिख रहा है कंपनी ए पेज 50 करोड़ रुपीस, तो मान लो कंपनी ए कौन है? एक्वायरर कंपनी है। ठीक है, तो लिख लो एक्वायरर कंपनी कौन होती है? जो पे करती है क्या? परचेज कंसिडरेशन। और उसके पास क्या आती है? ओनरशिप आती है ना, एंड गेट्स कंट्रोल ओवर द बिजनेस ऑफ, ओनरशिप और कंट्रोल दोनों आता है क्योंकि 50% से ज्यादा है, तो एक्वायरी कंपनी, तो एक्वायरी कंपनी की ओनरशिप भी आई और कंट्रोल भी आ गया। इसमें स्टार लगा के एक लाइन लिखो, जनरली द कंपनी हु पेज द परचेज कंसिडरेशन को शॉर्ट में हम बोलेंगे पूरे चैप्टर में पीसी। क्या बोलोगे? पीसी। एक्सेप्ट इन केस ऑफ रिवर्स एक्विजिशन। इसी चैप्टर में एक टॉपिक पढ़ोगे रिवर्स एक्विजिशन, तो वहां पर एक्वायरर कंपनी पीसी पे नहीं करती है। ठीक है, चलो, तो पहला स्टेप क्वेश्चन पढ़ के पहचानना कि कौन सी कंपनी एक्वायरर है, कौन सी कंपनी एक्वायरी है, क्योंकि एक्वायरर की बुक्स में हमें अकाउंटिंग करनी है, एक्वायरी के लिए इंड AS 103 लगता ही नहीं है। ये सिर्फ बनाया किसके लिए है? इन्वेस्टर के लिए है। तो स्टेप नंबर 2, डिटरमाइनिंग डेट ऑफ एक्विजिशन। तो देखो, डेट ऑफ कंट्रोल ही क्या मानी जाती है? डेट ऑफ एक्विजिशन मानी जाती है। लेकिन कभी कभी एक्विजिशन या कंट्रोल के लिए गवर्नमेंट के अप्रूवल की जरूरत होती है, तो जिस दिन अप्रूवल आएगा उस दिन क्या मानेंगे? डेट ऑफ एक्विजिशन मानेंगे। तो लिखो डेट ऑफ गवर्नमेंट अप्रूवल डेट ऑफ एक्विजिशन होता है। अच्छा, डेट से क्या मतलब है? बिल्कुल मतलब है, डेट से पहले का प्रॉफिट और डेट के बाद का प्रॉफिट दोनों में क्या माना जाएगा? डिफरेंस माना जाएगा। ठीक है, कि अगर डेट से पहले का प्रॉफिट तो दूसरी कंपनी का है, और उस दिन जिस दिन हमने एक्विजिशन किया उस दिन के बाद तो हमारा भी हिस्सा है। तो जब कंसोलिडेटेड बनेगा ना, तो उसमें दो टाइप के प्रॉफिट आएंगे, एक प्री प्रॉफिट और एक पोस्ट एक्विजिशन। तो इसलिए डेट बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में। स्टेप नंबर 3, हीरो ऑफ अकाउंटिंग, कि हम परचेज कंसिडरेशन निकालते कैसे हैं। तो लिखो डिटरमाइनिंग पीसी, डिटरमाइनिंग पीसी। Purchase consideration is calculated on acquisition date, on acquisition date at fair value as follows. Cash paid plus fair value of any asset transferred
अच्छा, किसको दे रहे हैं ये सब हम? एक्वायरी के किसको? ओनर्स को। तो ये सब जाएगा ओनर ऑफ एक्वायरी कंपनी, जाएगा क्या क्या लिखते चलो। कोई भी कैश पे किया, फेयर वैल्यू ऑफ एनी एसेट ट्रांसफर्ड प्लस फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इशूड, वो भी ऐड होगा। फेयर वैल्यू ऑफ डिबेंचर इशूड प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ deferred consideration, present value of deferred consideration plus fair value of contingent liability कंटिंजेंट कंसिडरेशन लिख लो या लाइबिलिटी लिख लो, कंसिडरेशन लिखो। कंटिंजेंट कंसिडरेशन, लाइबिलिटी काम हो जाती है। फेयर वैल्यू ऑफ ईसॉप, जानते हो ईसॉप क्या होता है? इक्विटी स्टॉक ऑप्शन प्लान। क्या होता है ये? सुना है? सुना है बट याद नहीं है। हम अपने एम्प्लॉइज को क्या देते हैं? शेयर का स्टॉक, मतलब शेयर का बेनिफिट देने का वादा करते हैं कि अगर आप 3 साल हमारे साथ काम करते हो तो हम आपको इन फ्यूचर सस्ते में क्या देंगे? शेयर देंगे। इसका भी आपके सिलेबस में पॉइंट है, इंडेक्स पढ़ोगे इसका। फेयर वैल्यू ऑफ ईसॉप रिलेटिंग टू प्री कॉम्बिनेशन पीरियड, प्री कॉम्बिनेशन period in case of replacement awards, in place of replacement awards। लास्ट के 2-3 पॉइंट हैं, ये आते नहीं है पर बाई चांस कभी कभी आ जाते हैं, तो पता होना चाहिए पीसी का पार्ट होता है। मेजरली इक्विटी डिबेंचर कैश आएगा, टोटल परचेज कंसिडरेशन ऐसे निकाला जाता है। डेफर्ड कंसिडरेशन मतलब पुरानी कंपनी ने वादा किया था कि हम आपको बाद में इतना पेमेंट करेंगे, तो आज ही एक्विजिशन डेट वाले दिन उसका पेमेंट किया जाता है। कंटिंजेंट कंसिडरेशन बाद में पे करने वाला कंसिडरेशन, आज उसका मूल्य कितना है, आज ही हम उन्हें पे कर देंगे। कि मान लेते हैं पुरानी कंपनी है, एक नई एक कंपनी है एक्स और हम है ए है एक्वायरर। एक्वायरर एक्स में 60% शेयर ले रहा है। अब यहाँ के जो ओनर है ना, उन्होंने बोला हुआ है अपने एम्प्लॉइज को कि हम आपको 2 महीने बाद 2 लाख का कंसिडरेशन पे करेंगे। कोई भी कैपिटल कमिटमेंट है, लेकिन आज एक्विजिशन हो रहा है तो कौन पे करेगा? ए कंपनी पे करेगी। तो इसका पैसा ए कंपनी किसको देगी? एक्स को देगी, ओनर्स को देगी कि फिर आप इनको बाद में पेमेंट कर देना। तो ये सब परचेज कंसिडरेशन पार्ट है। उसके बाद हम स्टेप नंबर 4। चलो देखो स्टेप नंबर 4। अब इन सबके अलग अलग ट्रीटमेंट हैं, वो नोट बना के पढ़ेंगे। देखो स्टेप नंबर 4, आइडेंटिफाइंग द नेट assets taken over of acquiry company by
acquirer company. All assets and liabilities. All assets and liabilities of acquiree company. All asset and liability of acquiree company are taken over at fair value. फेयर वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होती है ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन. नॉन करंट असेट्स held for sale of acquiree company is taken over at its fair value less cost to disposal. Cost to disposal. इसका मतलब क्या है? कोई भी नॉन करंट एसेट आपने बेचने के लिए रखा हुआ है, जैसे कि बिल्डिंग है ना, तो अब उसको लेना किस पर है? फेयर वैल्यू पर. जब हम बिल्डिंग को बेचेंगे तो कुछ डिस्पोजल कॉस्ट आएगी, जैसे डिसमेंटलिंग का खर्चा आता है, तो उसको माइनस करके उस पर लेना है. फेयर वैल्यू दिख रही है 10 लाख की, लेकिन बिल्डिंग को बेचने में खर्चा आ रहा है 1 लाख का. फेयर वैल्यू कितनी लेनी है हमें? 9 लाख की लेनी है. एक और पॉइंट लिखो इसमें, intangible asset that meet the recognition criteria as per Ind AS 38. इंटेंजिबल असेट का यहाँ पर Ind AS 38 है. इंटेंजिबल असेट बट आर नॉट recorded in acquirees books are also taken over and recognized at fair value. And recognized at fair value on date of acquisition. एग्जाम्पल देखो, ये क्या बोल रहा है? इंटेंजिबल असेट का मतलब वो असेट जो दिखते नहीं है पर हमें फायदा देते हैं. उनकी डेफिनेशन Ind AS 38 के अकॉर्डिंग वो टिक हो रहे हैं कि हाँ ये इंटेंजिबल असेट है. पर जो हमारी एक्वायरी कंपनी है जिसके अंदर हम शेयर परचेज कर रहे हैं, उन्होंने अपनी बैलेंस शीट में उनको दिखा नहीं रखा है. इसका मतलब ये नहीं है उनसे फायदा नहीं हो रहा, फायदा तो हो रहा होगा. तो जो एक्वायरर कंपनी है वो उनको भी फेयर वैल्यू पे मेजर करके लेगी. जैसे कि नॉन कम्पीट फीस होती है. नॉन कम्पीट फीस का मतलब क्या होता है कि कोई हमसे कंपटीशन नहीं करेगा, इसके लिए हमने चार्जेस दे रखे हैं. वो हमारा क्या एक असेट है. असेट क्यों है? कंपटीशन होगा नहीं तो हमारे पास मार्केट में ग्रो करने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे. तो भाई इसको भी हम किस पे दिखाएंगे? फेयर वैल्यू पे दिखाएंगे. इंटरनली जनरेटेड
customer relationship, internally generated customer relationship of acquiring company. इंटरनली डेवलप्ड पेटेंट, ये डायरेक्ट नाम दे रखा होगा और इनकी फेयर वैल्यू दे रखी होगी, बस हमें क्वेश्चन करते वक्त इनको कंसीडर करना है, फेयर वैल्यू पे मेजर करना है। इंटरनली जनरेटेड पेटेंट एटसेट्रा। और लिखो कंटिंजेंट लायबिलिटी को भी लेते हैं, कंटिंजेंट लायबिलिटी। अब कंटिंजेंट लायबिलिटी बैलेंस शीट में नहीं दिखती, नोट्स 2 में दिखती है, फिर भी फेयर वैल्यू पे लिया जाएगा ऑफ एक्वायरी कंपनी, क्योंकि हमने क्या बोला, इंड एस फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं कंपनीज की अकाउंटिंग करते वक्त। अकाउंटिंग में हम क्या बोलते हैं, कंटिंजेंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी है जो नीचे पड़ी है। इसका मतलब ये थोड़ी ना उनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा बिजनेस में, इन प्रैक्टिकल लाइफ देखते हैं तो फर्क पड़ता ही है। तो इसीलिए इंडेस ने क्या बोला है कि उसको भी हम फेयर वैल्यू पे मेजर करेंगे। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी ऑफ एक्वायरी कंपनी is also taken over and recognized as a liability at कौन सी वैल्यू पर, फेयर वैल्यू पर, फेयर वैल्यू ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। चलो इसके अंदर 2-3 पॉइंट और आएंगे, वो बाद में देखेंगे क्वेश्चन के साथ। स्टेप नंबर 5, कैलकुलेशन ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। पीसी के बाद मेन काम जो करना है क्वेश्चन में हमें, वो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट निकालने का करना है। क्या होता है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, शॉर्ट में बोलेंगे एनसीआई, सुना है कभी? देखो, मोहन ने रिलायंस में कितने परसेंट शेयर लिए थे, याद हो तो 60%, है ना। लेकिन एक्विजिशन डेट वाले दिन हम क्या कर रहे हैं, उनके सारे एसेट लायबिलिटी को ले रहे हैं। सारे आपके हैं क्या? कुछ हमारे नहीं है। 40% किसके हैं? किसी और के हैं, जनता के हैं। दैट मीन्स उस पर हमारा इंटरेस्ट नहीं है। वो क्या है, नॉन कंट्रोलिंग है। ऐसा हिस्सा बिजनेस का जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं है, वो है नॉन कंट्रोलिंग। अब जो हम ले रहे हैं उसके बदले क्या दे रहे हो, पीसी, और जो नहीं ले रहे हो उसको किस नाम से दिखाया जाएगा, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट के नाम से। कि अगर कंपनी 10 लाख कमाती है तो उसमें से 6 लाख आपके हैं और 4 लाख अदर के हैं, तो वो हमें अदर करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो लिखो, इट इज पोर्शन ऑफ एक्वायरी कंपनी, इट इज पोर्शन ऑफ एक्वायरी कंपनी नॉट ओन्ड बाय एक्वायरर कंपनी। एक्वायरी कंपनी का वो पोर्शन जिस पर एक्वायरर कंपनी का कोई अधिकार नहीं है। अब एक्विजिशन वाले दिन तो हमने सब कुछ ही ले लिया है, तो एनसीआई निकाल कर हमें शो करना पड़ेगा कि ये हिस्सा हमारा नहीं है। हमारी बैलेंस शीट में एनसीआई दिखेगा, जिससे देखने वाले को ये पता चलेगा कि जो ये कंसोलिडेटेड बना रहे हैं उसमें इनका हिस्सा 60% है, रिमेनिंग 40% किसी और का है। ठीक है, तो कैलकुलेशन कैसे करते हैं इसके, कैलकुलेशन ऑफ एनसीआई ऑन एक्विजिशन डेट। देखो दो तरीके से होती है, एक है हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस, फेयर वैल्यू मेथड, फेयर वैल्यू मेथड, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, फेयर
वैल्यू ऑफ NCI गिवन होती है इन क्वेश्चन, या तो सवाल दे ही देगा, 90% ऐसा होगा नहीं कि वो देगा, फिर तो इजी हो गया क्वेश्चन, या फिर अदरवाइज हमें निकालनी पड़ेगी। फेयर वैल्यू पर शेयर ऑफ एक्वायरी कंपनी, एक्वायरी कंपनी के शेयर की जो भी फेयर वैल्यू है उसका मल्टीप्लाई किससे कर दो, नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। हमारे शेयर की फेयर वैल्यू 12 रुपए है और उसमें से 40 शेयर किसी और के पास हैं, तो 12 इंटू 40 480 का क्या आ गया, NCI आ गया, और 12 इंटू 60 किसका आ गया, हमारा कंट्रोल आ जाएगा। ठीक है, चलो दूसरा आता है प्रपोर्शनेट मेथड। सेकंड प्रेफरेंस है हमारी प्रपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट असेट्स। PSNA मेथड। net asset taken over, net asset taken over of acquiry company is calculated in step 4। स्टेप 4 में हमने क्या निकाले थे कि एक्वायरी कंपनी के कितने असेट हम ले रहे हैं उसका ही मल्टीप्लाई करना है। NCI स्टेक इन एक्वायरी कंपनी मल्टीप्लाई करो NCI स्टेक इन एक्वायरी कंपनी। बस आज के लिए लास्ट लाइन और लिख लो कि जो NCI है इज शोन एज, कहां पर दिखेगी, सेपरेट लाइन आइटम इन इक्विटी हेड ऑफ बैलेंस शीट in consolidated financial statement of acquirer कंपनी जब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी तो रिजर्व एंड सरप्लस के नीचे क्या दिखाएगी, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। लायबिलिटी से पहले, रिजर्व सरप्लस के बाद। ठीक है, मतलब 5 सब हेडिंग हो जाएंगी इक्विटी एंड लायबिलिटी में। पहला शेयर होल्डर फंड, दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस, तीसरा NCI। एक और लिख लो, ये NCI का पॉइंट खत्म हो जाएगा बस लास्ट। NCI इज नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पे डज नॉट अराइज in case of business combination where, अच्छा कब अप्लाई नहीं होगा, सोचो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। where acquirer company obtains control by acquiring net asset of acquiring company or by acquiring 100% equity stake of acquiring company।
अब इसके बाद और स्टेप है कि अब हमने जो परचेज कंसिडरेशन दिया वो ज्यादा दिया है तो मतलब गुडविल है, और कम दिया है तो क्या है, कैपिटल रिजर्व है। अगर परचेज कंसिडरेशन हमने 100 रुपए का दिया है जबकि कंपनी की वैल्यू बनती है 80 रुपए, इसका मतलब कंपनी ने हमसे 20 रुपए ज्यादा किसके मांगे हैं, गुडविल के मांगे हैं। कंपनी का वैल्यूएशन 100 रुपए है, हम सिर्फ 80 दे रहे हैं, इसका मतलब 20 का फायदा है हमें, दैट मीन्स कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व फायदा है तो इक्विटी सेक्शन में दिखेगा, गुडविल एक तरीके से हमारा नुकसान है तो हमारे असेट साइड में दिखेगा। ठीक है, चलो कल पढ़ेंगे आगे। अभी